हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम चैप्टर पढ़ेंगे कि किस तरह से व्यापार से मास्टर बने लोग। तो 17वीं शताब्दी तक व्यापार जो था, ट्रेडिंग जो थी, वो इंडिविजुअल कर जाती थी, हर एक कोई अपना अपना व्यापार करता था। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, फिर बाद में यूरोपीय जो है वो भारत में ही उन्होंने अपनी कंपनियां स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भी उनमें से ही एक थी। तो क्या आपको पता है, जो ब्रिटिश हैं वो अपना छोटा सा व्यापार करने के लिए भारत आए थे, और वो इस चीज़ के विरोधी थे कि थोड़ा थोड़ा क्षेत्र पर कब्जा करने के विरोधी थे। तो किस तरह से वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बने, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश को इतनी पावर में वो लोग कैसे आए। तो सबसे पहले अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज की, किस तरह से व्यापारी कंपनियां जो हैं वो भारत में आई। तो 17वीं शताब्दी के बाद व्यापारी कंपनियां जो है वो पुर्तगाल से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस और डेनमार्क से भारत में आना शुरू हो गई। उन्होंने अपने अपने व्यापार के केंद्र बना लिए भारत में और समुद्र के किनारे पर, और वहीं पर अपनी फैक्ट्रीज जमा ली। तो किस तरह से, उसके बाद सबसे पहले पुर्तगीज़ किस तरह से आए। वास्को डी गामा एक पुर्तगी नाविक था जो कि सबसे पहले उसने समुद्र के रास्ते की खोज की थी भारत आने के लिए। केप ऑफ गुड होप उसने 1498 में वो कैलीकट, केरला के कैलीकट कोझिकोड में आया था। उसने वो सबसे पहला नाविक था जिसने कि समुद्र के रास्ते से भारत की खोज की थी। तो पुर्तगीज जो है वहाँ पर अपना व्यापार जमाने में समर्थ हो गए। कोचीन, गोवा, दमन जो कि समुद्र के किनारे के इलाके थे, और दीव पर भी उन्होंने 1961 तक अपना कब्जा किया। उसके बाद डच, जो भारत के साउथ ईस्ट के जो मसालों के व्यापार थे, वो डच ने ले लिए। बहुत सारे समुद्री रास्तों से वो भारत में आए, और उन्होंने 1602 तक अपना पूरा साम्राज्य बना लिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जमा ली, कपड़ों की, कॉटन की, रॉ सिल्क की, मलमल की। उन्होंने भारत में बहुत सारा अपना व्यवसाय जमा लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। पुर्तगी के सफल हो जाने के बाद किस किस उद्योग में वो सफल हुए थे, मसालों में, मलमल में, सिल्क में। वो भारत जब वो समर्थ हो गए, पावर में आ गए, तो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा मिला और उन्होंने भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जिससे 1599 तक सिर्फ थोड़े ही व्यापारी मर्चेंट एडवेंचर थे जिन्होंने कंपनी बना ली व्यापार की अपने ईस्टर्न वर्ल्ड में, ईस्टर्न दुनिया में एक कंपनी बना ली। इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी में एक घोषणा पत्र होता था जो रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को दिया था, जो कि ईस्ट इंडियन व्यापार में उनकी मोनोपोली चलती थी, उनका साम्राज्य चलता था, जैसे वो चाहते थे उस तरह से होता था। कंपनी ने सूरत में अपना फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया, पश्चिमी घाट पर, 1608 में। और इस समय बहुत सारे डिप्लोमेटिक उनके उद्देश्य थे। जिस सर थॉमस रो को उन्होंने मुगल शासक जहांगीर के निशाने पर भेजा था, और उसकी परमिशन से उन्होंने सूरत में और उसके आसपास के इलाके में अपने कंपनियां जमा ली थी, अपना व्यापार को जमा लिया था। तो 1615 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। उसके बाद वो फायरमैन उन्हें सूरत से, जहांगीर से मिल गया था। तो जल्दी ही ये उनके जो ट्रेडिंग व्यापार के जगह थी, वो मसूलीपट्टनम, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, पटना और बालासोर, इन सब जगहों पर उनकी स्थिति मजबूत हो गई थी। और उन्होंने पुर्तगीज़ से अपना लिंक अच्छा बना लिया था, और उस पुर्तगीज़ की उनकी दहेज का हिस्सा थे, क्योंकि उन्होंने पुर्तगीज़ की प्रिंसेस से शादी कर ली थी, और वो पुर्तगीज़ उन्हें दहेज में मिले थे। तो इस तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के 3 गांव पर कब्जा कर लिया था, जो कि आजकल की कैलकाटा में है। कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां बनाई थी इन जगहों पर, और बाद में वो वहाँ पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में उन्होंने बहुत सारी कंपनियां जो आजकल उसमें आती हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में आती हैं। और फिर वो वहाँ के लोकल्स के साथ वहाँ पर उन्होंने किले बनवाए व्यापारियों के रहने के लिए, और वो वहाँ के लोकल लोगों से मिक्स नहीं होते थे, और सिर्फ व्यापार के लिए अपने मिक्स होते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया अपने व्यापार में, भारत
में अपनी मोनोपोली की वजह से। तो अपनी मोनोपोली मेंटेन करने के लिए कंपनी ने बहुत सारे गलत सही जो भी डिसीजन थे वो सब लिए और भारतीय शासकों को उनके साथ बहुत सारा विद्रोह किया, उनके साथ फ्रॉड किया। उसके बाद फ्रेंच कंपनी कंपनी इंडीज ओरिएंटल्स बनी 1664 में। पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है भारत में फ्रेंटियस कैनन ने सूरत में लगाई थी 1668 में। उसके बाद मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, महे, चंडीगढ़ और भी बहुत सारी जगहों पर फ्रेंच कंपनियां ट्रेडिंग बिजनेस लगाया गया। उसके बाद ट्रेड वार्स हुई, व्यापार के लिए लड़ाइयाँ शुरू हुई। तो इंग्लैंड और फ्रांस वो दोनों एक दूसरे के परंपरागत विद्रोही थे यूरोप में, और उनके बीच में बहुत सारे विद्रोह उनका बढ़ता गया और कॉलोनियल पोजीशन को लेकर के, और वो 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में चरम पर पहुंच गया था। तो इस तरह से यूरोपियन पावर जो थी वो दो हिस्सों में बढ़ गई थी, और उनका जो कॉलोनियल कंट्रोल था वो किसी के भी पास नहीं था। तो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, और ज़्यादातर यूरोप की लड़ाइयाँ 18वीं शताब्दी में हुई, और उनके बीच जो व्यापारिक मतभेद था उससे वो थ्री एंग्लो फ्रेंच लड़ाइयाँ हुई कर्नाटिक वॉर्स में 1746 से 1763 तक भारत में हुई। तो इसको कर्नाटिक वार्स बोलते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो थी वो कर्नाटिक एरिया में हुई थी, और जो कि आजकल तमिलनाडु का हिस्सा है। इससे वहाँ ब्रिटिश पावर जो है भारत में उसने अपना कब्जा जमा लिया था। तो पहला कर्नाटिक वार जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच हुआ था। तो यूरोपियन में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ाई हुई। इसकी क्लैश की वजह से बहुत सारे परिणाम हुए कि उनमें से कोई भी साइड जो किसी भी तरफ का कोई भी उनका फ़ायदा नहीं हुआ, और जो लड़ाई थी उससे साउथ इंडिया दक्षिण भारत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, और उसके वहाँ के जो नवाब थे वो इतने ज़्यादा शर्मिंदा हुए थे कि वो अपने ही राज्य को विदेशी लड़ाई से नहीं बचा पाए। तो जो ड्यूप्लेक्स था वहाँ का फ्रेंच कंपनी का गवर्नर था, वो भी बहुत ज़्यादा योग्य था और डिप्लोमेटिक था, और उसने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाया साउथ स्टेट की कमजोरी का, और उसने फ्रेंच कंपनी का वहाँ पर अपना अस्तित्व जमा लिया। फिर उसके बाद दूसरी कर्नाटिक लड़ाई हुई 1749 से 1755 के बीच। तो निज़ामुल मुल्क के मृत्यु के बाद उसके जो बेटे थे नसीर जंग और उसकी बेटी का जो बेटा था मुजफ्फर जंग, उनके बीच में लड़ाई हुई, और कर्नाटक के बीच में भी झगड़ा बढ़ गया चंदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में। तो दोनों ने उस कर्नाटक के सिंहासन को लेने का निश्चय किया, और बाद में उन्होंने इंग्लिश पावर जो है वो सपोर्ट में आ गई। नवाब अनवरुद्दीन जो था वो दूसरी तरफ इंग्लिश पावर की सपोर्ट में था। तो इस तरह से एक लड़ाई हो गई 1749 में। अनवरुद्दीन स्लेन था और चंदा साहिब जो थी उसको सिंहासन पर बिठाया गया। तो इस तरह से अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली जो था वो तिरुचिरापल्ली चला गया और वहाँ का गवर्नर से मिल गया। तो इंग्लैंड जो था एक बार फिर से मोहम्मद अली की सपोर्ट में आ गया, और उसने फाइनली फिर से उसने ब्रिटिश सेना में कमांडर की पद संभाल लिया, और उसने फ्रेंच को हरा दिया, और चंदा साहब जो थी वो कर्नाटक की राजधानी पर विराज हो गई। उसके बाद चंदा साहब को मार दिया गया, और फिर पूरा कर्नाटक जो था वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया। और फिर फ्रेंच जो थे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था उनको, और उन्होंने फिर से ड्यूप्लेक्स को बुला लिया, और वो ही वॉज सक्सेडेड बाई गोदेहू, उनका गोदेहू बेटा था। उसके बाद उसके पौंडीचेरी में उसने दिसंबर 1754 में राज किया। उसके बाद तीसरी कर्नाटिक वॉर हुई 1757 से 1763 के बीच। तो इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो लड़ाई में आए एक दूसरे के सामने, और काउंट लेली जो थे फ्रेंच सेनाओं के गवर्नर थे, उन्होंने कुछ सफलता भी मिली शुरुआत में, और वो ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे। ब्रिटिश जनरल जो थे वो फाइनली लेली को उन्होंने हरा दिया वंडी वॉश की लड़ाई में 1760 में। तो जो उनकी भारत में जो फ्रेंच की थी उनकी लड़ाई शुरू हो गई, और फ्रेंच जो थे उन्होंने लगभग अपनी सारी एरिया जो था वो खो दिया था भारत में, और वो इंग्लिश लोगों को चला गया था। तो यूरोप में लड़ाई ख़त्म हुई, और पेरिस ने 1763 में साइन कर लिया। तो भारत में भी फ्रेंच और ब्रिटिश का अंत हो गया था, और अब जो पेरिस था उसने फिर से
फ्रेंच को भारत में जमाने की कोशिश की, और पर वो उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट किया। और उसके बाद ब्रिटिश की जीत के बाद फ्रेंच से ब्रिटिश जीत गया था, तो इसके परिणाम हुए कि ब्रिटिश जो था वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम अथॉरिटी में आ गया था, और उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन जो थी उनकी ब्रिटिश की बहुत मजबूत थी। और ब्रिटिश जो है, जो अंग्रेजी सरकार थी, वो लीडरशिप में भी योग्य थी। और ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो आज़ाद थे गवर्नमेंट सरकार के कंट्रोल से, और कोई भी आंतरिक उनमें कोई दखलंदाजी नहीं करता था। तो ब्रिटिश सबसे पहले बंगाल में उन्होंने हुगली नदी पर अपना सेटल हो गए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए अपनी फैक्ट्री लगाई, और धीरे धीरे वो अपने व्यवसाय का विस्तार करते गए। और वहाँ पर उन्होंने ज़मींदारी का काम शुरू कर दिया। ज़मींदारी के राइट्स उनको मिल गए गाँवों पर। और वो कंपनी जो थी, मुग़ल शासक जो था औरंगजेब, उससे उन्होंने एक कंपनी का ले ली, जिससे कि उन्हें उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और वो इस तरह से बंगाल के जो नवाब थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में चले गए। और मुर्शिद कुली खान जो थे उनके वो अलीवर्दी खान और तब उसके बाद सिराजुद्दौला के को उन्होंने अनुसरण किया। उसके बाद दोनों नवाब और बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच में किस तरह से झगड़े के क्या क्या कारण बने, कि जो उनका टैक्स फ्री बिजनेस था, व्यापार था, उससे बंगाल के शासकों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ। और बंगाल के जो शासक थे वो ब्रिटिश व्यापारियों के फोर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने उसको रोक दिया, और बंगाल के शासक जो थे उन्होंने ब्रिटिश को सिक्के ढलाई के लिए भी मना कर दिया। और बंगाल के जो शासक थे उन्होंने उनको कोई भी कंसेशन नहीं दिया, और उनकी बड़ी ट्रिब्यूट्स उनके जो उसको मना कर दिया। उसके बाद प्लेसी की लड़ाई हुई 1757 में। इन सब कारणों से जो अभी बताए उनमें से एक कारण था कि उसकी वजह से बंगाल शासक जो थे सिराजुद्दौला, वो एक्चुअली कंपनी ने उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था बंगाल के सिंहासन पर बैठने के लिए। वो चाहते थे कि उनको एक ऐसा शासक मिले जो कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचता रहे। तो इस तरह से इसलिए ब्रिटिश ने एक अपने प्रतिद्वंदी को सपोर्ट किया, अपने पपेट रूलर, मतलब कठपुतली के जैसे जो उनका शासन चला सके। तो नवाब को ये सब ब्रिटिश कंपनी का इंटरफेयर पसंद नहीं था उनके आंतरिक मामलों में। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब को 1757 में हरा दिया प्लेसी के युद्ध में। और क्लिव ने फिर मीर जफ़र को सपोर्ट किया, और आर्मी सेना जो थी उसके कमांडर को सिंहासन पर बिठा दिया। तो इसके बाद भी सिराजुद्दौला जो था वो मीर जफ़र को उसने डिक्लेयर किया कि बंगाल का नवाब, लेकिन उसने ब्रिटिश जो ट्रेडिंग राइट्स थे उनके उसका अपोज किया, और कंपनी ने उसको सिंहासन से उतार दिया और मीर कासिम को सिंहासन पर बिठा दिया। तो फिर मीर कासिम ने कंप्लेंट शिकायत की और उसको ब्रिटिश सेना ने फिर से हरा दिया बक्सर की लड़ाई में 1764 में, और मीर जफ़र फिर से बिठा दिया गया सिंहासन पर। नवाब को 5 लाख रुपए दिए गए हर महीने, और कंपनी उसको उससे भी ज़्यादा पैसा देना चाहती थी, लेकिन हर एक महीने इससे बहुत ज़्यादा पावर में आ गई थी कंपनी, और उसने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से उनको नवाब जो थे उनको वास्तव में नवाब की ज़रूरत थी। और 1765 में मुग़ल शासक जो थे उसको कंपनी के उन्हें उस बंगाल के प्रोविंस का दीवान बना दिया गया। तो उन्होंने ब्रिटेन की हेल्प की, और इस समय ब्रिटेन जो था वो ज़्यादातर सामान भारत से लेता था, जैसे सोना चांदी ब्रिटेन का इम्पोर्ट करते थे। और सोने का जो फ्लो था वो ब्रिटेन ने इतना कम कर दिया था प्लेसी की लड़ाई में, कि अब उनको नए जो उनके आय के स्रोत थे भारत से वो बहुत ही खर्चे उनके पूरे नहीं हो पाते थे। तो इस तरह से जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल का जो काम था वो भी धीरे धीरे कम हो गया था, और कलकत्ता में उन्होंने किलों में अपने बिल्डिंगें बना ली थी। तो प्लेसी की जो लड़ाई हुई उसमें भारतीय इतिहास में वो एक बहुत ही ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल के जो उनके व्यावसायिक अधिकार थे उससे फ्री हो गई थी। और ब्रिटिश जो थे उन्होंने 24 परगन की जमींदारी ले ली थी, और उन्होंने बंगाल में एक बड़ी सी सेना का यूटिलाइज किया था। अब उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई 1764 में। तो जब मीर जफ़र
कंपनी की नाजायज़ मांगों को पूरी नहीं कर पाया तो उसे मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया और उसने भी उस पपेट जो कठपुतली की तरह राजा की तरह काम करने से उसने मना कर दिया। लेकिन मीर कासिम ने मना करा तो उसको भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वो बंगाल के प्रशासन को मजबूत करना, सुधारना चाहता था और उसने वहाँ पर यूरोपियन आर्मी की एक आर्मी बना ली और उसने वहाँ के धोखाधड़ी को भी रोकने के बहुत प्रयास किए। बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच लड़ाई हुई और अवध सिराजुद्दीन जो था के जो नवाब थे और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय वो ब्रिटिश के द्वारा हरा दिए गए। और उस बक्सर की लड़ाई के जो परिणाम हुए उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मुगल शासक जो थे वो ब्रिटिश के बंदी बन गए और ब्रिटिश ने दीवानी का अधिकार जो है या बंगाल से पैसे लेने का अधिकार जो है वो बिहार और उड़ीसा में जो है आजकल वो दोहरी सरकार चलने लगी बंगाल में कि ब्रिटिश लैंड रिवेन्यू इकट्ठा करते थे और नियम कानून को मेंटेन करते थे बंगाल के। और इस तरह से जो बंगाल के नवाब थे उन्हें पैसे की पावर मिल गई और जो कि ब्रिटिश के हाथों में थी। अब ब्रिटिश पावर का विस्तार किस तरह से हुआ? ब्रिटिश जो सुप्रीमेसी थी, ब्रिटिश ही सब सर्वे सर्वा थे, उन्होंने मेनली दो तरीके अपनाए, कोई भी सही या गलत। तो मैसूर पर जीत, मैसूर पंजाब और सिंध उनकी जीत के उदाहरण हैं, मतलब उससे लगे हुए हैं। तो इनडायरेक्ट तरीकों में उन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी का विस्तार किया सब्सिडरी अलायंस में। सब्सिडरी मतलब उनके सहायक गठबंधन से, और बहुत ज़्यादा उन्होंने चूक के सिद्धांत से उसका विस्तार किया। इसके बाद मैसूर पर किस तरह से जीत हासिल की? मैसूर जो था एक मजबूत राज्य बन चुका था और वहाँ पर हैदर अली की लीडरशिप थी और उसका बेटा जो था टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान जो था वो ब्रिटिश की शासन को नहीं मानना चाहता था और उसने पीपर जो मिर्च और इलायची के जो थी उनको नहीं दिया और उसने उनका व्यापार रोक दिया ब्रिटिश कंपनी का। तो ब्रिटिश ने 4 लड़ाई हुई मैसूर की, 1767 से 59 तक, 80 से 84 और 1790 से 92 और 1799 में। तो इसमें से जो पहली 2 लड़ाई थी उसका कोई परिणाम नहीं हुआ और तीसरी लड़ाई जो है वो टीपू हार गया और उसके बाद उसका नाम उन्होंने अपनी कैपिटल का नाम रखा सेरिंगपट्टम। तो इस तरह से आधा राज्य जो था वो 2 बेटों में बट गया ब्रिटिश के और 4th एंग्लो मैसूर जो था वो टीपू को उसने हरा दिया और फिर मार दिया। अब मराठा और सिंध के बीच में किस तरह से मराठा और सिंध पर किस तरह से जीत हासिल की? उस समय तक मराठा जो थे वो बट चुके थे सिंधियाज और होलकर, गायकवाड़ और भोंसले में। तो उन्होंने सब पेशवा को इकट्ठा किया और उनकी जो यूनिटी नहीं थी उसका फ़ायदा उठाया और मराठा के मुखिया को अपने सहायक गठबंधन से उसको हरा दिया। तो इस तरह से उन्होंने मराठा और सिंध पर भी जीत हासिल कर ली ब्रिटिश ने। उसके बाद पंजाब पर उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद उन्होंने सहायक गठबंधन से, सब्सिडरी अलायंस से गलत तरीके से उन्होंने गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्से को बना लिया, स्टार्ट किया। और उन्होंने इस सिस्टम के तहत उन्होंने ब्रिटिश ने वादा किया भारतीय राज्यों को वो देखभाल करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी आर्मी को उनके शासन में सुरक्षा में लगाएंगे। तो इंडियन भारतीय राज्य जो थे उन्होंने उनकी मेंटेनेंस के लिए पे किया और भारतीय शासक जो थे वो पेमेंट करने में असफल रहे तो उन्होंने उनकी जो टेरिटरी थी वो उनसे वापस ले ली, उनके दंड के रूप में, पेनल्टी के रूप में। तो इस तरह से ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे जिन्हें रेजिडेंट बोलते थे वो भारतीय शासकों के दरबार में रहते थे। ज़्यादातर केसों में जो था उनके आंतरिक मामलों में, भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में वो दखल नहीं करते थे। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने बड़ी सी सेना बना ली थी भारतीय शासन की और वो उनके टेरिटरी को जो भी वो चाहते थे उनसे ले लेते थे। तो इस तरह से हैदराबाद, अवध, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जयपुर ये सब उनके सहायक गठबंधन थे। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब चूक का सिद्धांत, यहाँ पर ये दूसरा तरीका था भारतीय टेरिटरी को उनके लूटने का। तो इस पॉलिसी में क्या था, भारतीय शासक जो थे वो जिस भारतीय शासक का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो उसके राज्य को लूट लेते थे और उसको खुद का शासक बना लेते थे, खुद उस पर शासन करते थे। जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी ये सब इसी चीज़ के उदाहरण हैं।
इसके बाद ब्रिटिश कंपनी ने सिविल सर्विस पर ज़्यादा ध्यान दिया। सिविल सर्विसेज जो थी ब्रिटिश सेना ने शुरू करी थी, उन्होंने बहुत इसमें उन्होंने लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई, जो सीनियरिटी के हिसाब से उनके प्रमोशन किए, और 1853 के बाद दूसरे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखे कि जिसमें कि वो सिविल सर्वेंट शुरू हो गई, सिविल नौकरियां शुरू हो गई। तो उसके बाद पहला जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास किया था वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद ब्रिटिश ने बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तिशाली आर्मीज़ का भी गठन किया, और पुलिस का भी। तो जो पुलिस थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने परमानेंट पुलिस फोर्स बनाई थी भारत में, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाए जो कि ड्यूटीज़ करते थे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में थाने होते थे, और थाने में दरोगा उसको हेड करता था। बहुत सारे गांव और विलेज में कोतवाली होती थी और चौकीदार होते थे उसके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे पुलिस व्यवस्था का गठन किया। इसके बाद जुडिशरी, जितनी भी न्याय व्यवस्था थी वो सब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की। उन्होंने यूनिफॉर्म कोड बनाया नियम का, जिससे कि ब्रिटिश ने जो इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले भारत में नियम, कोई भी कानून एक जैसा नहीं था, वो वहाँ के लोकल रीति रिवाजों पर आधारित था, और इंग्लिश ने उसमें इंटरफेयर किया और अपना सिस्टम लगाया, जो कि आज तक भी चल रहा है। तो इस तरह से ब्रिटिश जो थे उन्होंने रूल किया, शासन किया नियम पर भी, और इस तरह से ये जो सबके लिए सेम था, सभी धर्मों के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति वालों लोगों के लिए एक जैसा नियम लगाया। और ब्रिटिश जो जज थे वो स्पेशल कोर्ट में थे, और उनमें वहाँ पर कोई भी भारतीय जज नहीं थे। तो इस तरह से उन्होंने भारतीयों को हमेशा निचली पोस्ट पर रखा। ब्रिटिश जो थे वो प्रशासनिक कार्य करते थे, ब्रिटिश आइडिया से। और जो इस सिस्टम में, प्रशासन में, लोग जो थे देश के, उन्हें बहुत ही छोटा सा काम दिया जाता था करने के लिए, जैसे उनकी आर्थिक शोषण किया जाता था देश के लोगों का, और उन्हें अलग अलग समाज के हिस्सों में एक साथ रखा जाता था, ताकि ब्रिटिश जो थे फिर ब्रिटिश से भारतीयों की लड़ाई स्वतंत्रता तक चलती रही। इसी बात के लिए ब्रिटिश हमेशा भारतीयों पर अपना कब्जा करना चाहते थे, अपनी नई नई नीतियाँ ला करके, और उन्हें लोअर पोस्ट पर आधारित करके। तो ये था बच्चों, किस तरह से ट्रेडिंग से मास्टर बने ब्रिटिश, और किस तरह से फिर वापस सत्ता भारत के हाथ में आई। थैंक यू।